और बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर रंथू उरांव के करीबी माने जाने वाले नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादियों का एक सक्रिय दस्ता मारवा जंगल में छिपा हुआ है और सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी जुटा रहा है, और इसके बाद गुमला एसपी के निर्देश पर छापेमारी हुई, जिसमें नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके पास से देसी पिस्टल बरामद किया गया। निशानदेही पर जंगल में छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सली पर चैनपुर कुरुमगढ़ में 8 मामले दर्ज हैं। मामला है कि 18-19 की रात में गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी का सक्रिय दस्ता मेंबर राकेश उरांव अपने आया हुआ है गांव में और उधर गतिविधि में लिप्त है और कोई कांड कर सकता है, जिसको लेके हमने डीएसपी अभियान और कमांडेंट 218 बटालियन के साथ एक प्लान बनाया, और जिसके 2IC और डीएसपी अभियान के नेतृत्व में एक कंपनी निकली इसकी छानबीन में, और जिसे मरवा के जंगल में जाकर राकेश उरांव को वहाँ पे धर दबोचा किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ, और फिर उसी से पूछताछ करने पता चला कि आगे उसने जो डेटोनेटर है उसको छुपा रखा है मड़वा के जंगल में, और फिर जो उसी की निशानदेही पे उसको बरामद किया गया। उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए और उसको गिरफ्तार करके कल लाया गया। और रुपेश भगत हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रुपेश, और क्या जानकारियां मिल पाई हैं? जैसा कि बताया जा रहा है कि निशानदेही पर छापेमारी की गई और भी भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं, इसके अलावा और क्या जानकारी है? जी, जैसा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर है रंथू उरांव, उसके दस्ता के मूवमेंट की सूचना थी मरवा के जंगलों में। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया है, और इसकी निशानदेही पे भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। ये पिछले दिनों रीजनल कमेटी के सदस्य बुद्धेश्वर उरांव की पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उसके बाद ये दस्ता में था और उसी दौरान ये भाग गया था उस टाइम में, और उसके बाद फिर इसका दस्ता सक्रिय जंगलों में। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर बोकारो में अवैध संबंध के शक में एक महिला पर उसके पति ने ही तेजाब फेंक दिया। इसमें महिला का चेहरा और कंधा झुलस गया है। नवाडीह थाना क्षेत्र के बोदरो जंगल गांव की यह घटना है। तुलसी महिला को नवाडीह CSC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर के मुताबिक महिला 40% तक जल चुकी है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए नवाडीह पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर है। कोई आपस पारिवारिक मामला ही है, जिसमें परिवार के कोई सदस्य हैं जो कि उनके ऊपर कोई एसिड चेहरे पे फेंक दिए हैं, जिससे चेहरा कुछ जला हुआ है, जला टाइप से, फिर कंधों में भी है, जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द और जलन महसूस हो रही है। काफ़ी पीड़ा में थे, बहुत दर्द में, और तो सारे प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो भी इससे यहाँ पे सुविधा है सारे कुछ दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल पेशेंट स्टेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ बर्न यूनिट नहीं होने का उन्हें जनरल वार्ड में रख करके उनका उपचार किया जा रहा है। गिरिडीह में बाइक चोरों का आतंक नहीं थम रहा। यहां शिवम क्लिनिक के पास से एक बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की पूरी वारदात अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। शिवम क्लिनिक के बाहर चमचमाती फटफटिया की कतार लगी है। उसी में से एक बाइक पर बैठा ये शातिर हैंडल अनलॉक करने की जुगत में भिड़ा हुआ है। ये देखिए, उसने बाइक पर मास्टर की लगा दी है और बार बार हैंडल को घुमा रहा है। आखिरकार कुछ देर की कोशिश के बाद शातिर अपराधी सफल होता है, और जैसे ही हैंडल अनलॉक होता है, बाइक को मोड़कर रोड की ओर ले जाता है और किक लगाते ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। यहाँ पे मैंने बाहर गेट के सामने गाड़ी खड़ा की है, ठीक है, और दिखाने के लिए अंदर ले गया। हाँ। और बस 5 या 10 मिनट बाद जैसे मैं बाहर आया, हाँ, तो मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। कौन सी गाड़ी थी आपका? हीरो का था, ग्लैमर था। कैसे ये शातिर चोर बाइक की सीट पर बैठकर हैंडल का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लॉक टूटा, पल भर की भी देर नहीं लगी,
बाइक मेन रोड पर घुमाई, किक लगाकर स्टार्ट किया और दिन दहाड़े चमचमाती फटफटिया ले उड़ा। देवघर बाबा मंदिर के लिए बनाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट क्रैश हो गया है। इससे दर्शन के लिए देवघर पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। वहीं कोई व्यवस्था नहीं रहने से अफरा तफरी का माहौल है। आज पूर्णिमा है, ऐसे में लोगों ने साइट क्रैश हो जाने पर श्रद्धालुओं को फ्री में एंट्री देने की भी मांग उठाई। इधर कई लोगों की शिकायत थी कि लगातार कोशिश के बाद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। पूर्णिमा का शुभ दिन होने के बाद भी पूजा करने से रोके जाने से लोग नाराज हैं। नाराज लोगों को समझाने में प्रशासन की टीम जुटी रही। इधर उपायुक्त ने कहा कि तकनीकी टीम साइट को ठीक करने में जुटी है और जल्द ही ऑफलाइन पास जारी करने के साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था भी बहाल कर दी जाएगी। 7 आदमी को गैंग में आए हुए थे। हम लोग खुद वेबसाइट खोलना जिनको मालूम था तो खोलना चालू किए, लेकिन एक भी वेबसाइट नहीं खुली, जिसकी वजह से हम लोग को अगर ऑनलाइन करके अगर एक दिन रुकना भी पड़ता, कल को भी दर्शन करके जाते, वो भी संभव नहीं है। और किसी आदमी को, लोकल आदमी से पता चला जो 3 दिन का फूल है। करना पड़ रहा है सब श्रद्धालु को, और यहाँ बाबा धाम में जो आ चुके हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है। इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा तो सबको दिक्कत होगा। और जैसे बासुकीनाथ में हो रहा है, बिना पास का जो आ रहे हैं उनको दर्शन करवा के निकाल रहे हैं, वैसा ही कोई विकल्प यहाँ भी होना चाहिए। क्या हमारा उपायुक्त महोदय से आग्रह है। ये जो लाइटनिंग और थंडरिंग की वजह से जो झारखंड दर्शन का जो वेबसाइट है वो क्रैश हुआ है। अभी रांची के जो NIC के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा है जी, और वो आज शाम तक अगर ठीक नहीं होगा तो हम लोग वैकल्पिक कुछ व्यवस्था करेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एयर इंडिया की हैदराबाद रांची विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। यात्रियों के लिए सेवा सप्ताह में सोमवार और बुधवार को उपलब्ध होगी। दिल्ली से शाम को 6:15 बजे से आने वाली फ्लाइट शाम 7:05 पर रवाना होगी और हैदराबाद रात 8:55 पर पहुंचेगी। सप्ताह के 5 दिन ये फ्लाइट सेवा रांची से दिल्ली के बीच उड़ान भरेगी। अभी एयर इंडिया की रांची एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर की सेवा उपलब्ध है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से आज से हैदराबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू हो रही है। एयर इंडिया 7:05 पर यहां से सीधा दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से रांची, रांची से फिर दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। यह सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और बुधवार को सीधा रांची से दिल्ली के लिए जाएगी और दिल्ली से फिर हैदराबाद के लिए जाएगी। और बीच में जो भी दिन है वह अलग अलग गंतव्य स्थानों के लिए कलकत्ता और वाया दिल्ली होते हुए फिर हैदराबाद पहुंचेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेवा सुचारू रूप से आज से परिचालन शुरू हो रहा है। रांची से निरंजन। गोड्डा को रेलवे की ओर से सौगात मिली है। 26 सितंबर से गोड्डा के लिए सीधे रांची तक के लिए ट्रेन मिलने वाली है। हफ्ते में 3 दिन चलने वाली इस ट्रेन को लेकर रेलवे ने बाकायदा चिट्ठी भी जारी कर दी है। गोड्डा से भागलपुर, किऊल, जसीडीह होते हुए ये ट्रेन रांची तक के लिए जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। एक फिर से नई ट्रेन की सौगात मिली है और ये नई ट्रेन रांची के लिए मिली है। लगातार यहाँ के जो लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि गोड्डा से नई ट्रेन मिले जो कि रांची के लिए जाए। हालांकि इससे पहले भी गोड्डा से 2 ट्रेनें चल रही थी, 3 ट्रेनें चल रही थी, कुछ पैसेंजर चल रही थी और एक हमसफर जैसी बड़ी ट्रेनें चल रही थी। इसके अलावा रांची के लिए जो ट्रेन आई है उसको लेकर हम आपको अपडेट देने आया है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्सव पर ये गिफ्ट जो है संथाल परगना को दिया गया है। उसमें से ही गोड्डा जिला को भी ये गिफ्ट मिला है जिसमें रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। हम आपको बता दें कि रांची के लिए जो ट्रेन दी गई है वो अब तक भागलपुर के लिए आती थी, वो ट्रेनें अब गोड्डा से खुलेगी और उसका समय सारणी जो है वो हम आपको बता दें कि गोड्डा से चलने वाली ट्रेन जो कि सीधे रांची के लिए जाएगी। गोड्डा से अगर हम बात करें तो वो 3 दिन है और रांची से भी 3 दिनों के लिए है, लेकिन 3 दिन बताए जा रहे हैं जो कि वो ट्रेन रांची से आएगी। उसमें मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और शनिवार जो रांची से आएगा और उसका समय जो बताया जा रहा है वो 3 बजे रांची में बताया। दोपहर के 3 बजे वो ट्रेन रांची से खुलेगी और गोड्डा का जो आने का उसका समय होगा वो 7:20 पर वो गोड्डा पहुंच जाएगी। अल्टरनेट डे पर हमने आपको बताया कि अल्टरनेट डे पर वो ट्रेनें चल रही है। जो ट्रेन वहां से की मंगलवार को चलेगी वो बुधवार को यहाँ आएगी और फिर बुधवार को यहाँ से खुलेगी। तो जो ट्रेन यहाँ से खुलेगी वो 12:40 में यहाँ से खुलेगी
और सीधे रांची के लिए जाएगी। नई सौगात यहाँ हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ट्रेन का जो उद्घाटन है वो 26 तारीख को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे इस स्टेशन पर आकर करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। झारखंड में आज से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में आज से स्कूल नहीं खुल सके। दरअसल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से एक पत्र जारी नहीं हो पाया है। वहीं कोविड गाइडलाइंस पर भी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। रांची के अशोकानगर में राजकीय मध्य विद्यालय में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहां शिक्षक और छात्र दोनों नाराज थे। स्कूल क्यों नहीं खुला, इसकी जानकारी स्कूल स्टाफ के पास नहीं थी। इस बीच राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई इस सप्ताह शुरू हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में आज दिशा निर्देश जारी होगा, जिसके बाद स्कूलों में 24 सितंबर तक कक्षा शुरू होने की संभावना है। कक्षा संचालन की तैयारी को लेकर स्कूलों को 3 से 4 दिनों का और भी समय दिया जाएगा। राजकीय मध्य विद्यालय अशोक नगर के प्रांगण में हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ठीक यह क्लासरूम है और आज से यानी 20 सितंबर सोमवार से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्कूल खुलने की बात की गई थी, लेकिन जो खबर आ रही है साक्षरता विभाग की ओर से जिला के आला अधिकारियों तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है स्कूल खोलने को लेकर के। साक्षरता विभाग के द्वारा अभी तक कोई कोविड का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। स्कूल अपने स्तर से अपने ढंग से स्कूलों का संचालन करेंगे। स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य अभिभावक से बातचीत के आधार पर ही यहाँ बच्चों की क्लास शुरू होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होती है, लेकिन एक भी बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षक भी मौजूद स्कूल में नहीं है। रांची के पौष इलाके अशोक नगर का मध्य विद्यालय है यह। रांची, निरंजन। गोड्डा में भी कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने थे, लेकिन स्कूल नहीं खुले। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंची है, जिसके चलते स्कूल नहीं खुले हैं। अभी तक तो कोई चिट्ठी उस मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, या बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप या फिर शिक्षा का जो उठी है खोलने का निर्देश वो प्राप्त हुआ है, लेकिन स्थानीय तौर पर चिट्ठी विभाग की ओर से कोई चिट्ठी नहीं। इसी वजह से आज क्लास भी सुचारू रूप से नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चे आए हैं जो साफ सफाई हल्का फल्का जो था, बच्चा लोग साफ सफाई कर रहे हैं, खुलने का सुन के आए हैं। अच्छा, मतलब उसको जानकारी कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां धनबाद में लोयाबाद थाने को बांसजोड़ा के ग्रामीणों ने घेरा और थाना प्रभारी के चैम्बर में हंगामा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोयाबाद थाने को बांसजोड़ा के ग्रामीणों ने घेर दिया है और धक्का मुक्की की है। थाना प्रभारी के चैम्बर में घुसकर निचितपुर डेको आउटसोर्सिंग में हेवी ब्लास्ट से जो घर टूटे हैं, उसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हेवी ब्लास्टिंग में कई ग्रामीण घायल हुए थे। नाराज ग्रामीणों ने कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की और कंपनी प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग पर थाने का घेराव किया गया। धनबाद से बड़ी खबर, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोयाबाद थाने का घेराव किया गया है। थाना प्रभारी के चैम्बर में हंगामा, धक्का मुक्की भी की गई है और जो ब्लास्टिंग, हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है, उसमें जो लोगों के घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने हो हंगामा करना शुरू किया और थाना प्रभारी के समझाने के बाद भी वो नहीं समझे और धक्का मुक्की हुई है। धनबाद से बड़ी खबर, और एक बड़ा नुकसान भी किया है, लोगों ने पथराव किया। संजय गुप्ता है हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट है इस वक्त के? फिलहाल तो जो स्थिति तनाव की है वो बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ करना है कि जो हेवी ब्लास्टिंग कंपनी कर रही है वो साजिश के तहत कर रही है, जिससे कि ग्रामीणों में दशक पहले और जो ग्रामीण है यहाँ से उठकर चले जाएं और उन कंपनी को जो है तो आराम से इस तरह के उत्खनन करने का मौका मिले। लेकिन बार बार जो विस्थापित लोगों को सुरक्षित जगह में बसाने की जो मुहिम जिला प्रशासन या बीसीसीएल के द्वारा की जाती है वो फैल नजर आ रही है। आज भी जो है तो पीएमओ कार्यालय से जेजेडा की टीम अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में आई है।
लेकिन जिस तरह से कंपनी कल के दिन हेवी ब्लास्टिंग की थी और दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए थे, कई ग्रामीणों को चोट आई थी, कुछ बच्चों को भी चोट आई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण जो है तो कंपनी बेस में जाकर वहां के वाहनों और कर्मियों से मारपीट की। जब उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो देर रात जो है तो थाना का घेराव किया और जो थाना प्रभारी उनके चेंबर में जाकर जो प्रबंधक और जो साइड इंचार्ज उन पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी बातों को अनसुनी करते हुए उन लोगों को भी धक्का देते हुए चेंबर से निकाल दिया और जिसके बाद थाना का घेराव किया गया। अभी भी फिलहाल लोगों का साफ कहना है कि कंपनी ने जो कल हेवी ब्लास्टिंग की थी जिससे घर क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को जो घायल हुए हैं और बच्चों को चोट लगी है, उनका समुचित इलाज होना चाहिए। जो घर क्षतिग्रस्त हुए उनका वो मुआवजा दे और अगर उनको लगता है कि हेवी ब्लास्टिंग करना बहुत ही जरूरी है तो कंपनी विस्थापन नीति के तहत उनको सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम करे, वो अपनी मर्जी से उस जगह पे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो तनाव की पूर्ण है और हेवी ब्लास्टिंग और कंपनी का काम रुका हुआ है। अब देखना है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की बातों को मानते हैं, साइड इंचार्ज की गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती, ये वेट करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपसे तमाम बातचीत के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से रोक के बाद भी दुमका में बालू माफिया बेखौफ बने हुए हैं। मसलिया अंचल क्षेत्र में स्थित नदियों से बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है और प्रखंड स्तर के अधिकारी नदियों से बालू का अवैध उठाव रोकने में अक्षम साबित हो रहे हैं। वहीं बालू माफिया बालू का अवैध उठाव कर इसे ऊंचे दाम में बाजार में बेचकर दोगुना मुनाफा भी कमा रहे हैं। बालू का अवैध उठाव रोकने के मकसद से सीओ की ओर से बालू घाटों पर चौकीदारों की नियुक्ति की गई है, तैनाती की गई है, ताकि इसके बाद भी अवैध कारोबार पर रोक नहीं लग रही। नूनबिल नदी के दलाही सुगा पहाड़ी नदी घाट पर रात से सुबह 5 बजे तक बालू का अवैध उठाव चलता है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम से आंखें मूंदे हुए। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कल फिर हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। डीवीसी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल मजदूर धनबाद जिले का बापी करमन बताया जा रहा है। वो एमएनसी कंपनी में मेंटेनेंस मजदूर का कार्य करता था। यहां स्टीम टरबाइन के संपर्क में आने से गंभीर रूप से वो झुलस गया। बताया जा रहा है कि मजदूर से बिना सेफ्टी उपायों के ही काम लिया जा रहा था। इससे पहले पिछले महीने में लिफ्ट का तार टूटने से 4 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद सुरक्षा मापदंडों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम खड़े हैं कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन के बाहर, जहां बीती रात स्टीम टरबाइन के संपर्क में आने से एक मजदूर झुलस गया, जिसके विरोध में आज सुबह से ही यहां के मजदूर एकता ने एक दिवसीय महाधरना बुलाया है। आइए मजदूरों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था बीती रात। मैं बता दे रहा हूँ कि एमएनसी कंपनी के पास कोई सेफ्टी का चीज नहीं है। जो मुनेश्वरी नवीन कंस्ट्रक्शन है उसमें अभी बता रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर इतनी आवाज होती है, कान में ईयर प्लग नहीं है, चश्मा नहीं मिलता है लोगों को, और ये जो कोट होना चाहिए उसका सेफ्टी कोट उस मजदूर के पास नहीं था। मैंने पूर्ण सेफ्टी उसके पास नहीं था और वह झुलस गया। हम मांग करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन, एलईओ साहब हो या फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, कि उन लोगों पर और जो वहाँ के प्रबंधन के लोग थे, जो डीवीसी के इंजीनियर लोग थे, वो खड़ा होकर के यदि काम करा रहे हैं तो किस कारण से उनकी उचित जांच हो और इस तरह से घटना ना घटे, इसका हम लोग है सो मैंने कि आग्रह करते हैं। अब देखना ये लाजमी होगा कि ये जांच कहां तक जाती है, क्योंकि प्लांट के अंदर मीडिया पर्सन्स को भी आम दिनों में भी जाने में रोक टोक लगी रहती है। इसलिए ये कहना लाजमी है कि जांच कब, कैसे और किस अंजाम तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी, कोडरमा।